सभा में मौजूद सभी मान्यवर मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से आए हुए डिग्निटरीज, आप सबका स्वागत है इस लास्ट सेशन ऑफ द डे में। मेरा टॉपिक, कैन आई हैव माय प्रेजेंटेशन प्लीज? मेरा टॉपिक है वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्लूडिंग रीयूज ऑफ वाटर। इस विषय पे कई बार सुबह से कई प्रेजेंटेशंस में चर्चा होती है। ये बात अनडिस्प्यूटेड है कि हमें 2000 विजन 2047 में बिना वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ावा दिए, इसको एक मेन स्तंभ बनाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस विषय में मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग ने भी कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा, कुछ ना कुछ मन में विचार होंगे। किन्हीं फर्स्ट 5 रिस्पोंडेंट से हम पूछना चाहेंगे कि वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में सोच के आपके मन में 1 या 2 सेंटेंस में क्या आता है? क्विकली प्लीज आप बताएं। कैन वी हैव द सर्कुलेशन ऑफ माइक्स प्लीज? कौन बोलना चाहेगा? मेरा नाम डॉक्टर संजय है और पानी का प्रैक्टिशनर हूँ। तो जल उपयोग दक्षता और खेती में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग। नहीं, वो तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन वो तो मतलब वी ऑल नो ऑफ कोर्स, लेकिन उसको कैसे कुछ 1 or 2 sentences व्हाट इज द प्राइम थिंग यू वुड लाइक टू एड्रेस ऑन दिस? हमने जो किया है, हम प्रैक्टिशनर हैं, वो बता रहे हैं कि हमने खेती के जो प्रैक्टिसेस हैं वो इस तरह से बदले कि जिनमें कतारबद्ध खेती से लेके, और हमने यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम किया और जिसके लिए मिनिस्ट्री ने मुझे पहला अवार्ड भी मिला था वाटर यूज एफिशिएंसी का। खासतौर से हम गेहूं में ड्रिप और इसके साथ गए, और दूसरी तरफ हम खासतौर से चना और दलहन और तिलहन के में कतारबद्ध खेती से हमने पानी की जो जल उपयोग दक्षता है उसको कम किया। थैंक यू। और कौन बताना चाहेगा? पीछे माइक दीजिए प्लीज। एनी स्पेसिफिक इंटरवेंशन किसी स्टेट में किया है? बिकॉज सारे लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं जो किसी न किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने अपने यहाँ पे अगर कोई इस तरह का काम किया हो जिससे बाकी सब लोग सीख सकें, उसके बारे में आप 1 या 2 मिनट में अपनी बात बता सकते। सर, आई एम अजय दिवाकर, जनरल मैनेजर मध्य प्रदेश जल निगम। वाटर यूज एफिशिएंसी को मैं परिभाषित करूंगा, मिनिमाइजेस लॉसेस एंड मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर रिकवरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक मुखेड़ समूह जल प्रदाय योजना, प्रदेश की पहली ऐसी जल प्रदाय योजना बनी जिसमें 100% एफिशिएंसी हर घर पे जल पहुंचा, जिसके परिणाम स्वरूप वह सभी घर पानी का पैसा दे रहे हैं। 100% रेवेन्यू रिकवरी है और पानी की जो खपत वो 25% कम की, बिजली की खपत 25% कम करने में हमको सफलता मिली। धन्यवाद। नेक्स्ट बताएं प्लीज। सर, मेरा नाम विकास राजौरिया है, मैं यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ मध्य प्रदेश वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में। हमने सर मध्य प्रदेश में वाटर यूज एफिशिएंसी जो 38% है सर एग्रीकल्चर के लिए, उसको 75% से 80% बढ़ाने का काम किया है। लगभग 32 लाख हेक्टेयर में हमने प्रेशराइज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बना के चालू कर दिए हैं, जिसमें से हमारे 5 लाख हेक्टेयर के प्रोजेक्ट कमीशन हो गए हैं, और हम वाटर यूज एफिशिएंसी को 75 से 80% लाने के लिए डेमोन्स्ट्रेट भी कर चुके हैं। 25,000 हेक्टेयर में हमने 3 साल के आंकड़ों से ये जाना है कि हम 1 मिलियन क्यूबिक मीटर में लगभग 490 हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं, जो कि खुले नहर से लगभग 170 से 200 फीट। हाँ प्लीज। ये पश्चिम बंगाल में जो ये फ्लड इरिगेशन की जो एक प्रवणता है फार्मर्स में, जो एक नॉलेज गैप के चलते, तो उसमें ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत ही सरल यंत्र टेंसियोमीटर के सहारे वहाँ एक प्रोटोकॉल बनाया है कि कब कितनी सिंचाई की आवश्यकता है। तो इसमें करीब 2000 फार्मर्स से हमने पायलट को प्रूव कर लिया है, और इसमें हम लोगों ने देखा है कि करीब 35% वहाँ पे जो बिजली की खपत है वो जो है वो कम जाती है, और करीब पैदावार जो है वो करीब 15% बढ़ती है। तो वो वाटर यूजर एसोसिएशन बेसिकली इसको हैंडल कर रहे हैं, और वाटर यूजर एसोसिएशन अब इसमें बहुत ही दक्ष भी हो गए हैं, तो वो दूसरे फार्मर्स को जाकर के सिखा रहे हैं, और अब उसकी जो कॉस्ट है उसको भी वो लोग 20% शेयर कर रहे हैं। इस यंत्र का बस 12,000 रुपया दाम है। तो नाउ देयर इज अ डिमांड इमर्जिंग फ्रॉम फील्ड। सर, फ्रॉम स्टेट ऑफ कर्नाटका, सेक्रेटरी माइनर इरिगेशन। Actually, we are pumping out around 70% of treated wastewater from Bangalore.
our goal should be to use 100% of treated secondary sewage water for groundwater recharging. And then one more thing, moisture-based water allocation, water irrigation should be the norm in future. It will reduce water consumption and it will increase the efficiency. कर्नाटका, आप एक बार ये जो आपने मॉडल अडेप्ट किया है, इट्स ए वेरी गुड प्रैक्टिस. आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको थोड़ा डिटेल में बताएं. बेंगलोर का सारा गंदा पानी को ट्रीट करते हैं, ट्रीट करके उसको डायरेक्ट खेती में इरिगेशन के लिए काम में नहीं लेते. उसको ऐसे वाटर डिस्ट्रिक्ट जिनमें पानी की कमी है, ग्राउंड वाटर बहुत डिप्लीट हो गया है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में टैंक्स में बड़े रिजर्वायर्स में ले जाकर के छोड़ देते हैं. उसके चलते ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है. इसके बारे में थोड़ा डिटेल थोड़ा बताओगे तो ज्यादा अच्छा. Sir, we have got around 1440 MLD of sewage water being generated in Bangalore. We have got 4 to 5 districts where almost all 24 to 25 blocks are overexploited and they are under Atal Jal program. Out of 1400 MLD, we are pumping annually 1100 MLD of water, which is fed into the tanks as sir has told. They are being fed into around 400 tanks. Annual yield we are getting is around 10 TMC of water. Entire water goes into the ground. We don't allow direct irrigation. Water table has got increased from 1200 feet, which was the norm earlier. Now it has got reduced to 100 to 150 feet. And we plan to augment another 3 to 4 TMC of water and fill another 300 tanks. The works are all under progress. Probably we will complete all the works by 2024 March. थैंक यू सो मच. गुड आफ्टरनून सर, मैं वीरेंद्र कुमार हूँ, चीफ इंजीनियर दिल्ली जल बोर्ड से. हम लोग जो खेती के लिए जो रॉ वाटर दे रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं विद द ट्रीटेड इफ्लुएंट एंड देन दैट सेव्ड वाटर विल बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. Few more, again from Karnataka, sir. Few more information on the water quality that is being achieved through this recycling of secondary treated water. So the STPs are generating water quality which is meeting the most strict NGT discharge standards, the 1050 standards. And this water, when it is stored in the unlined surface tanks, it is recharging the water and it is actually reducing the salt contents in the water. So the water quality, underground water quality is improving because of additional reflux of this water. So a lot of benefits we have seen this. I think we can stop here because One small thing. Yeah. Actually, we are not pumping entire 100% of water. 50% is from rainfall contribution also. So actually dilutes the contamination, if any, and virtually we don't find any contamination in the secondary treated sewage water. Okay, thank you so much. So अब ये जो अभी डिस्कशन हुआ, ये बात तो जाहिर है कि हम सब लोग ने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ उसको देखा है, उस पर कार्य किया है, और हम सबकी यही धारणा है कि अगर जो हम वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो उसका असर होता है. इट्स नॉट ओनली एन एकेडमिक एक्सरसाइज, इट एक्चुअली यील्ड्स रिजल्ट्स एंड सब्सटेंशियल रिजल्ट्स. मेरा प्रेजेंटेशन ब्रीफली उसी विषय पे है. माय स्लाइड्स प्लीज, माय प्रेजेंटेशन प्लीज. Next. There are different ways in which we can define water use efficiency, of course. Some very complicated, some not so complicated. But here what I mean by water use efficiency is एक common sense way में जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो पानी हमारा जो भंडारण है इन रिजर्वायर्स, उसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ कैसे करें बिना उसको वेस्ट करें, हम मैक्सिमम खेतों को कवर कर पाएँ उस पानी से. वही मेरा महत्व है यहाँ पे वाटर यूज एफिशिएंसी को लेके. जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन ड्रेनेज ने 4 फैक्टर्स के प्रोडक्ट को वाटर यूज एफिशिएंसी के रूप में बताया है: रिजर्वायर फिलिंग एफिशिएंसी, कन्वेंस एफिशिएंसी, ऑन फार्म एप्लीकेशन एफिशिएंसी और ड्रेनेज एफिशिएंसी. इसमें जो रिजर्वायर फिलिंग एफिशिएंसी ऑलरेडी 95-90% या मे बी उससे अधिक होता है, और कुछ बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करने को है नहीं, एक्सेप्ट कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं कि कुछ प्लास्टिक बहुत वो लोग रिजर्वायर के ऊपर डाल देते हैं जिससे कि इवेपोरेशन लॉसेस कम हो जाते हैं. तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने को है नहीं. और ड्रेनेज एफिशिएंसी एक टेक्निकल विषय है जिसमें कितना पानी प्लांट के रूट जोन के नीचे चला जाता है या जो प्लांट के काम का नहीं रहता, एक्सेस हो जाता है. इस टाइप के विषय हैं जिन पे भी हम इरिगेशन इंजीनियर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, शायद एग्रीकल्चर इंजीनियर्स का काम ज़्यादा है. तो हमारे पास 2 ही मेन मुद्दे बचते हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं: कन्वेंस एफिशिएंसी और ऑन फार्म एप्लीकेशन एफिशिएंसी.
कन्वेंस एफिशिएंसी से मेरा मतलब है जो पानी हमारे स्रोत से लेके जो है खेतों तक जाता है, कैनाल्स के थ्रू पास होता है, तो उसमें कितना लॉसेस होते हैं, और जब हम उस पानी को खेतों के मुंडेर से लेके एक्टिविटी प्लांट्स तक अप्लाई करते हैं तो उस तरीके में हम कितना सेविंग कर सकते हैं। ये दो विषय हैं जिन पे थोड़ा मेरी चर्चा आज सीमित रहेगी। नेक्स्ट, केंद्रीय जल आयोग के अनुसार जो है ऑन फील्ड एप्लीकेशन में पहले कन्वेंस एफिशिएंसी हम देखें अगर तो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस पहले इतना नहीं था। 2017 में केंद्रीय जल आयोग की गाइडलाइंस आने के बाद ये चीज पिकअप की है। स्टार्ट 2016 में करीब हुआ था मेनली गुजरात में, लेकिन उसके बाद और लोगों ने भी इसकी तरफ देखा है और केंद्रीय जल आयोग की 2017 की गाइडलाइंस के बाद इसको हमने एक ऑफिशियल रूप में बड़ा बढ़ावा दिया है, क्योंकि इसमें जो हमारा एडवांटेज है, एक तो थेफ्ट को हम रोक पाते हैं, जो अनऑथोराइज ट्रैवल्स केनाल में से लोग कर लेते हैं रास्ते में से, उनको हम रोक पाते हैं। दूसरा, हमारी एफिशिएंसी इसमें बहुत अधिक है, जैसा कि टेबल में दिख रहा है कि 60 या इवन 55% से लेकर हम 90% तक जा सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि हमें लैंड एक्विजिशन नहीं करना पड़ता। हमें एक बार के एक सीजन के लिए मैक्सिमम लैंड लेना पड़ता है किसानों से, और उससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारे पैसे की बचत होती है। आज की डेट में हमारे जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक सब्सटेंशियल पार्ट लैंड एक्विजिशन में जाता है। और दूसरा ये है कि जो किसानों से हम जमीन ले लेते हैं वो उनको हमेशा, चाहे हमने उन्हें कॉम्पेंसेशन दिया हो, फिर भी हमेशा के लिए हम उन्हें दुर्बल कर देते हैं। जिस जमीन को जोत के उनकी पुश्तें खाना खा रही हैं वो उसको हम डिसेबल कर देते हैं, उस साइकिल को हम ब्रेक कर देते हैं। तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उभर के आया है, जिसके यूज से हम वाटर यूज एफिशिएंसी में काफी इजाफा कर सकते हैं। लेकिन सब जगह ये टेक्निकली वायबल नहीं होता। जहाँ पे रिजर्वायर नहीं है, सेडिमेंट्स ज्यादा हैं, या जहाँ हमारे पास हेड इतना नहीं है, तो इन दैट केस हमें फुल्ली लाइन की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी अगेन ट्रेड ऑफ है। अभी हम यूपी में मध्य गंगा कैनाल प्रोजेक्ट है, उसमें किसानों की डिमांड है कि आप अपना कैनाल अनलाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड वाटर की स्थिति खराब है और उस कैनाल के पानी से हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के बारे में किसान हमें कह रहे हैं कि आपको सोचना चाहिए। तो इस तरह के ट्रेड ऑफ्स हैं। लेकिन सिर्फ एक प्योरली कन्वेंस एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो हमें अंडरग्राउंड पाइपलाइंस या फिर फुल्ली लाइन पाइपलाइंस की तरफ, फुल्ली लाइन कैनाल्स की तरफ जाना चाहिए। ऑन फील्ड एप्लीकेशन जो है वो नॉर्मल करीब 50% होती है। मतलब हम जो पानी खेतों तक ले जाते हैं उसका करीब 50% ही प्लांट्स यूज कर पाते हैं। स्प्रिंकलर ड्रिप जो है माइक्रो इरिगेशन से हम उसको 85% तक ले जा पा रहे हैं। इन दोनों में भी अंतर है। ड्रिप इज 10% मोर इफेक्टिव देन स्प्रिंकलर, तो आप उसको 80 और 90 या 75, 85 भी कह सकते हैं। दीज आर ऑल ब्रॉड फिगर्स, ये सब एस्टिमेट्स हैं, बहुत सारे कारणों पर डिपेंड करती हैं। और जो कमांड एरिया वर्क्स हैं उससे हम 20% गैप जो हमारा आईपीसी इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड यूटिलाइज्ड, उसके बीच में जो 20% गैप है उसको हम एड्रेस करते हैं। जो हमारे टेल एंडर्स तक पानी नहीं जाता उसको हम फील्ड चैनल्स बना के टेल एंड तक ले जाते हैं। तो ये जो हमारे मेन पिलर्स हैं जिसके थ्रू हम ऑन फील्ड फार्म एप्लीकेशन बढ़ाना चाहते हैं। प्रेजेंटली वाटर यूज एफिशिएंसी हमारे देश में 35 से करीब 50% है। ये सरफेस और ग्राउंड दोनों मिला के है। सरफेस में कम होती है बिकॉज कन्वेंस एफिशिएंसी वगैरह के इश्यूज ज्यादा हैं सरफेस वाटर में। ग्राउंड वाटर में जहाँ पे पानी आपको चाहिए उसके नजदीक से ही आप निकालते हो तो वो लॉसेज आप कुछ लेवल तक मेंटेन कर पाते हो। तो उसको हम अब 2047 तक 70% करना चाहते हैं, डबलिंग ऑफ एफिशिएंसी। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक हमारे मन में, सबके मन में वाटर यूज एफिशिएंसी को लेके एक काइंड ऑफ लेड बैक अप्रोच थी कि ये तो ऐसी चीज है जिसको हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसको तो हमें देखना ही है। इसका मतलब ये है कि सरफेस वाटर प्रोजेक्ट में जो हम इतनी मेहनत से, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद एक इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारे देश में बनता है, उसका सिर्फ हम 1/3 पार्ट ही यूज कर पाते हैं, 2/3 पार्ट गोज वेस्ट। तो अब हम उसको कह रहे हैं कि हम 70% जो कि हमारी काइंड ऑफ सैचुरेशन लिमिट है उसको हम 2047 तक अचीव करना चाहते हैं। ये वही मोदी जी के विजन से गवर्न है कि हमें हर कदम उठाना है ताकि हम पानी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, और ये हमें करना ही होगा। इसके अलावा हम 2047 में अपनी वाटर नीड्स नहीं फुलफिल कर सकते। नेक्स्ट, ये एक ब्रॉड प्लान है कि हम कैसे 70% कह रहे हैं। सरफेस वाटर करीब 30% एफिशिएंसी, अब हम कहते हैं 30-35%, इसको हम 60 तक ले जाएंगे।
ग्राउंड वाटर अभी करीब 55 है, जिसको हम 75 ले जाएंगे, लेकिन ग्राउंड वाटर का 60% शेयर है हमारे इरिगेशन में, सरफेस का 40%। तो इसी रेशियो में हम 60% एफिशिएंसी ऑन सरफेस, 75% ऑन ग्राउंड, एंड विद दिस 60-40 ड्यू दिस थिंग वी से दैट हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी 69 या 70% हम करना चाहते हैं। नेक्स्ट, ये हमारी कुछ फिगर्स हैं जो हमने बनाई हैं कि हम कैसे इसको अचीव करेंगे। ऑफ कोर्स ऑल दीज आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। इफ एनी वन ऑफ यू हैज बेटर फिगर्स, वी आर रेडी टू लिसन, वी आर रेडी टू अपडेट आवर criteria, our path by which we want to achieve this, but they are based on the best of our knowledge. इसमें मेन रोल माइक्रो इरिगेशन का है। हमारे देश में एक एस्टिमेटेड करीब 70 मिलियन हेक्टेयर का एक स्कोप है माइक्रो इरिगेशन का, जो कि प्रेजेंटली करीब 13.5 मिलियन हेक्टेयर पे है। तो अभी एक वास्ट स्कोप है, एक बड़ा एरिया हमारे सामने है, जिसमें हम माइक्रो इरिगेशन करके एफिशिएंसी में 20-30% इजाफा कर सकते हैं। तो ये हमारा 40% कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब दिस इज द ब्रेकअप ऑफ 100% व्हेन वी से डबलिंग ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, हाउ वी विल इंक्रीज दैट 100%। कन्वेंस एफिशिएंसी में हमारे पास और भी स्कोप है, लेकिन रियलिस्टिक कंडीशंस को देखते हुए हम करीब एक मॉडरेट सा 15% की फिगर पे हैं अभी हम हैं कि हम 15% इजाफा कन्वेंस एफिशिएंसी से करेंगे, जिसमें हम जहां भी यूज हो पाएगा अंडरग्राउंड पाइपलाइंस करेंगे या लाइनिंग करेंगे। एक जो पाइपलाइन का इश्यू है वो रेट्रोफिटिंग को लेके भी एक हमारे मन में विचार है कि जिन प्रोजेक्ट्स को हम ERM करते हैं, एक्सटेंशन, रेनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन, क्या उनमें हमें पाइपलाइंस यूज करना एफिशिएंट रहेगा, बिकॉज लैंड ऑलरेडी स्टैंड्स एक्वायर्ड। तो जो एक मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें उस प्रोजेक्ट से मिलना था पाइपलाइन लाने से, वो हम ऑलरेडी उस चीज को हम उसमें नहीं एड्रेस कर सकते ERM प्रोजेक्ट में। फिर भी क्या, अगर जो वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए हमें सूटेबल रहेगा तो हम उस पर आगे जाना चाहते हैं। ये अभी हम इस पर हम विचार कर रहे हैं, हमारे यहाँ स्टडीज चल रही है केंद्रीय जल आयोग में। अगर जो आप में भी किसी ने इस पर स्टडी करी है या करेंगे तो आप हमसे जरूर शेयर करें। कमांड एरिया डेवलपमेंट, एज आई सेड, देयर इज अ 20% गैप ओवरऑल इन द कंट्री बिटवीन इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड यूटिलाइज्ड। उसको हम एक मॉडरेट फिगर में 15% करीब लेके चलते हैं। रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर 10%, एंड देन इम्प्रूव फार्मिंग टेक्निक्स एंड मीटरिंग प्राइसिंग 10%। इस पे और इंडिविजुअल स्लाइड्स मेरे पास हैं। नेक्स्ट, माइक्रो इरिगेशन वी हैव जनरली कवर्ड। इसमें अगर जो हम और भी मेजर्स यूज करते हैं, प्लास्टिक मल्चिंग, मॉइस्चर सेंसर, रेनफॉल प्रेडिक्शन, तो हम जो माइक्रो इरिगेशन के बेनिफिट्स को और बेटर ले सकते हैं। और पाइपलाइंस जो हैं वो माइक्रो इरिगेशन रेडी भी हैं, उनके आगे आपको माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए पूरा सिस्टम तैयार है। सिंपली पाइप के आउटलेट पे आप माइक्रो इरिगेशन का इक्विपमेंट लॉन्ग फील्ड वाला लगा के उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सब आपस में मतलब तालमेल वाले विषय हैं जो हमने कोट किए हैं, और हमें लगता है कि हम उसको अचीव कर सकते हैं। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मेजर इशू है। सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पीच में भी बहुत उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को। सबसे बड़ा महत्व जो उन्होंने बताया था कि उससे ओनरशिप आती है। किसान को लगता है ये मेरा सिस्टम है, ये किसी और का नहीं है, मेरा अपना सिस्टम नहीं है। और हमने सांचौर राजस्थान में हमारे पास एक लिविंग एग्जाम्पल है जहाँ ऑन फील्ड इक्विपमेंट कम्युनिटी ओन्ड है, और वो किसान आपस में बारी बारी से यूज करके उसको अपने खेतों में स्प्रिंकलर करते हैं। नेक्स्ट, कन्वेंस एफिशिएंसी, रेट्रोफिटिंग वी हैव डिस्कस्ड, और जहाँ पे ये टेक्नो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है वहाँ हम लाइनिंग करेंगे। प्लस रिमोट सेंसिंग बेस्ड मोटिवेशन, इंसेंटिवाइजेशन, हर तरह की चीज को हम यूज करके पाइपलाइंस को बढ़ावा देना चाहते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस ऑफ एफिशिएंसी एंड अवॉइडिंग थेफ्ट्स एंड लैंड एक्विजिशन। नेक्स्ट, कमांड एरिया डेवलपमेंट की एक भारत सरकार की स्कीम है, हर खेत को पानी के अंदर, जिसमें हम कुछ प्रोजेक्ट्स को जो हमारे 99 प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट्स हमने 2016 में लिए थे, उनके अंदर हम कमांड एरिया वर्क्स के लिए भी केंद्रीय अनुदान देते हैं। अभी हम उसको एक विस्तार के रूप में कोशिश कर रहे हैं कि हमें उसका विस्तार करके अन्य करीब 350 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे पास जिसकी लिस्ट है, जो कि रेडी फॉर इंक्लूजन, जिनमें उन कमांड एरिया वर्क्स अगर जो हम आर्थिक मदद करें तो राज्य सरकार शायद शीघ्र ही उस पर कार्य शुरू कर सके। तो इसके लिए हम कोशिश में हैं और हमें उम्मीद है कि अगले 2-1 महीने में हमें उसका अप्रूवल मिल जाएगा और हम उस पर भी आगे से
तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। कमांड एरिया वर्क्स में वाटर यूजर एसोसिएशंस का रोल जो है वो ओडिशा में मैंने फर्स्ट हैंड बहुत देखा है। मैम हमारे यहाँ पे हैं, ओडिशा वाज परहैप्स द पायनियर इन मेकिंग इट कम्प्लीटली फॉर वाटर यूजर एसोसिएशंस। वहाँ पे आज से 15 साल पहले भी जो कमांड एरिया वर्क्स थे वो केवल वाटर यूजर एसोसिएशन ही करती थी और कोई नहीं करता था, और उसके बड़े स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स थे। ओनरशिप थी, लोग उसी को बहुत कम खर्चे में करा पाते थे और उसको अच्छे से मेंटेन भी करते थे। यंग 20-20 साल के लड़के वहाँ पे उसके वाटर यूजर एसोसिएशन के जो हेड्स होते थे और वो पूरी ऊर्जा से उसमें काम करते थे। और भी कई हमारे पास कई स्टेट्स ने, महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा काम किया है इस पर, और भी राज्य कर रहे हैं। और इसके बिना हम कमांड एरिया वर्क्स में हम बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आगे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। ये हर राज्य को समझना होगा। जिन भी राज्यों में अभी उतना फोकस नहीं है वाटर यूजर एसोसिएशंस में, दे हैव टू लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ अदर स्टेट्स व्हिच हैव रियली रीप्ड बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस मॉडल। नेक्स्ट, इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो वाटर यूजर एसोसिएशंस, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑन द बॉटम साइड एंड FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऑन दी अपर साइड, उनसे जिन्होंने अलाइन करा है, उन्होंने वो पूरा सिस्टम फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज से अब उनके पास पूरा सिस्टम है जिसके कि बहुत ही स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स हैं। वेस्ट बंगाल में हम खुद देख के आए थे, सेक्रेटरी सर यहाँ पर हैं, उन्होंने हमें दिखवाया था एंड इट वॉज रियली वंडरफुल टू सी कि कैसे बिल्कुल पिछड़े हुए लोग, पूरा गाँव का गाँव 70-80 लोगों का एक पूरा टोली जो है, दे आर रियली नाउ मच बेटर उस बड़े मॉडल के ऊपर। रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर में करीब 72 BCM हमारा एस्टिमेट है आज की डेट में सीवेज जनरेशन, और उस पानी को अगर जो हम ट्रीट करके अपनी इंडस्ट्रीज को या एग्रीकल्चर में नहीं यूज करते हैं तो ये क्रिमिनल वेस्ट है। जहाँ भी हमें मौका है, जहाँ भी बड़े शहर हैं जहाँ इस तरह ट्रीटेड सीवेज हम यूज कर सकते हैं, वहाँ पे अगर जो फ्रेश वाटर जा रहा है इंडस्ट्रीज में तो इट इज एक्चुअली अ क्राइम। इसको हमें और ध्यान से देखना होगा कैसे हम रीयूज ऑफ वाटर पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये एक रेडी सोर्स है जिसके जरिए हम फ्रेश वाटर को डिफरेंट, जहाँ पे ये चीज़ नहीं यूज कर सकते वहाँ पे हम फ्रेश वाटर को यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये इसके एक ऑब्वियस बेनिफिट्स जो हैं रीयूज ऑफ वाटर के, ये मतलब इनफैक्ट खेती के लिए अच्छा भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन दी क्वालिटी ऑफ द ट्रीटेड वाटर, इट मे इवन बी गुड फॉर द फार्मर्स टू यूज दैट वाटर। और वैसे ही इंडस्ट्री के लिए इससे कोई हानि होने की संभावना नहीं है। अगर जो कुछ टिपिकल अगर जो उसके मान लीजिए pH में कुछ चेंजेस करना है, कुछ करना है, दे आर ऑल माइनर थिंग्स एंड विद दिस वी कैन यूज दिस वाटर वेरी इजीली फॉर द इंडस्ट्रीज ऑल्सो, स्पेशली फॉर द वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लाइक लेट्स से पावर और अदर सच इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क है, जो अगर जो ढंग से ट्रीट नहीं हुआ है पानी तो ये हानिकारक भी है, क्योंकि उसमें ई कोलाई या ऐसे और हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। तो वो हमें अगर जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं या फिर हम और किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका थोड़ा सा एक जस्ट रेड फ्लैग दैट आई वांटेड टू रेज कि उस चीज़ का भी हमें थोड़ा ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट, देन इम्प्रूव्ड फार्म टेक्निक्स, वी डिस्कस इन दी मॉर्निंग अबाउट डायरेक्ट सीडिंग, ये सब, या हरियाणा का सही फसल मॉडल आज हमने सुबह डिस्कस किया है। इसमें हमें बहुत स्किल फार्मर्स को स्किलिंग की ज़रूरत है। जो वाल्मीज आज से कुछ साल पहले तक जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी, वाल्मीज में हमारा एक मैंडेटरी 4-5 वाल्मीज का विजिट होता था एंड दे वर ऑल वाइब्रेंट बॉडीज। बट ओवर द ईयर्स नाउ आई एम सीइंग वाल्मीज में थोड़ी सी एक्टिविटी कम हो गई है, थोड़ा फोकस कम हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बलिंग हो गया है और स्टेट्स शायद उस लेवल तक अभी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरा सबसे अनुरोध है वाल्मी या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसान और गवर्नमेंट के बीच का एक सॉलिड एक बीच का रोल प्ले कर सकती हैं, उन पे हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, मीटरिंग प्राइसिंग, ये मीटरिंग के नाम से ही हमारे किसान थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब मीटर लग गया तो हमें इसका बिजली की तरह बिल देना होगा, वो भी एक फैक्ट है। वाटर यूज चार्जेस जिन जिन स्टेट्स में हो रहा है वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल तो होना ही चाहिए। लेकिन मीटरिंग एज अ मेजर फॉर वाटर यूज एफिशिएंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जब तक हम उसको मेजर नहीं करेंगे हम इसे इम्प्रूव नहीं कर सकते।
तो मीटरिंग एक ऐसा चीज़ है जिसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि हमने जो भी हमने एक्टिविटीज़ बढ़ाई हैं वो कितने उनसे कितना हमें बेनिफिट हुआ है। नेक्स्ट, अभी हमारे मंत्रालय ने वाटर यूज एफिशिएंसी पर फोकस करके ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी नोटिफाई किया है अक्टूबर में रिसेंटली, जिसका मेन उद्देश्य ही वाटर यूज एफिशिएंसी के ऊपर कार्य करना है डेडिकेटेड। नेक्स्ट, these are the functions of Bureau of Water Use Efficiency: promote increase of water use efficiency, R&D, blue labeling, just like we have it in power, incentivizing the water use efficiency studies, and resource centers. So we are very hopeful that with the Bureau of Water Use Efficiency, इसको एक हमने एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन को हमने जन्म दे दिया है जो कि इस चीज़ के ऊपर डेडिकेटेडली काम करेगा। नेक्स्ट, दैट इज ऑल इन माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच।